हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली हमारी क्लासेज होती है और हम आपके लिए बिल्कुल जीरो से संगीत को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने प्राचीन काल को देखा, उसके बाद आज हम आपको मध्यकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे आपका मध्यकाल के बाद आधुनिक काल और आपका जो इतिहास है उसको कंप्लीट कर देंगे। देन उसके बाद हम नई चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी क्लासेज चल रही हैं। जो हमारे प्यारे साथी न्यू हैं, जिन्होंने क्लासेस को नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, जाकर के आप देख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल हमने इस चैनल पर संगीत को जीरो से स्टार्ट किया है। और आपका 2025 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें आपका रेलवे का नोटिफिकेशन आ चुका है, फुल नोटिफिकेशन। उसके फॉर्म भी आपका 7 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आपका AEES यानी कि आपका एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आपका संगीत का भर्ती आने वाला है इसी 2025 में। उसका भी न्यूज़ आ गया था। BPSC TRE4 MP मेंस, तो बहुत सारी भर्तियां आपकी आने वाली हैं। ये पूरी की पूरी जो सीरीज में चला रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम सभी तरीके के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाएगी। तो चलिए प्यारे साथी, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से डेली आपको क्लासेस मिलती रहती है। और देखिए, आपका संख्या बहुत अधिक रहता है, आप बल्क में वीडियो को देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। ये एक आपकी थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपने इस वीडियो में ये कमी कर दी, आगे हम उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। बट आपको अपना रिव्यू जरूर देना है, आपको लाइक करना है। अगर लाइक नहीं करना है, चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो कमेंट करके बताइएगा ये समस्या है, आप इसको इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम आपका क्वेश्चन के आधार पर। चलिए देखिए, इन क्लासेज की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मध्यकालीन भारत में संगीत को कितने भागों में विभाजित किया गया है बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम मध्यकाल से चीज़ों को लेकर चल रहे थे, 2, 3, 4, 5। तो देखिए, मध्यकाल में संगीत को 3 भागों में आपका विभाजित किया गया है: गायन, वादन और आपका नृत्य। ठीक है, ये तीनों ही भाग आपके संगीत के हैं और संगीत को आपका 3 भागों में ही विभाजित किया गया है। ये सारी की सारी परिभाषा आपका नाट्यशास्त्र में मिलती है, संगीत रत्नाकर में भी मिलती है। तो मध्यकाल की बात करें तो संगीत रत्नाकर महत्वपूर्ण ग्रंथ था, आपको पता है। संगीत रत्नाकर उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का आधार ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ था जो मुस्लिम शासक यहाँ पर हो रहा था भारत में, उनका पूरा का पूरा वर्चस्व यहाँ पर बन रहा था। उससे थोड़ा सा पहले आपका यहाँ पर संगीत रत्नाकर लिखा गया था। ठीक है, तो जब संगीत रत्नाकर लिखा गया था तो ये दोनों ही संगीत शैलियों को आधार मान करके लिखा गया था। उस समय पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत नाम की चीज़ें बहुत कम प्रचलन में थी, आज की तरह नहीं थी, सेपरेट संगीत नहीं था। तो जो संगीत रत्नाकर है, ये दोनों का ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था, उत्तर भारत और संगीत और दक्षिण भारत का। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपको जो मध्यकाल है, ठीक है, मध्यकाल आपको मिलता है आपका, देखिए 8 से 18 ईस्वी के आसपास। लेकिन हम संगीत के लिहाज से बात करते हैं तो संगीत के लिहाज से मध्यकाल हमें 13वीं ईस्वी से 18वीं ईस्वी तक मिलता है। यानी कि जो संगीत रत्नाकर लिखा गया था, संगीत रत्नाकर, जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया था ना, उसके बाद से संगीत का हम मध्यकाल मान के चलते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपसे अगर कभी क्वेश्चन बन जाए और आपको नहीं पता हो, कन्फ्यूजन आप हो जाएं, देखिए जो जनरली मध्यकाल है वो उसका डेट अपने हमें याद नहीं करना है, हमें संगीत के लिहाज से बात करना है। तो संगीत के लिहाज से आपको 13वीं ईस्वी से 18वीं ईस्वी तक माना जाता है। ये आप लिखिएगा संगीत के हिसाब से। ठीक है, संगीत के हिसाब से बस इतना सा लिखिएगा। संगीत रत्नाकर के बाद, संगीत रत्नाकर के बाद मध्यकाल शुरू हुआ था, बस इतना सा लिखिएगा। जो डेट्स हैं, जो समय है, वो थोड़ा सा आपका आगे पीछे रहता है, कहीं बुकों में आपको कुछ मिलेगा, कहीं बुकों में कुछ मिलेगा, लेकिन ये आप यहाँ पर इससे याद रखना, संगीत रत्नाकर के बाद संगीत का मध्यकाल देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो देखिए, जो संगीत रत्नाकर है
ये आपका 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, इसको आपका सप्ताध्यायी सप्ताध्यायी बोला जाता है, यानी कि मध्यकाल का सबसे बड़ा ग्रंथ। इसमें आपके जो 7 अध्याय थे, स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंध अध्याय, वाद्याध्याय, तालाध्याय और 7वें नंबर पर नृत्याध्याय। ठीक है, तो ये आपका संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय थे और आपको पता होना चाहिए, सातों के सातों का नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका कभी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय संगीत में प्रबंध का क्या महत्व है, बताइएगा। देखिए, आप समझते हैं जो भारतीय संगीत है, संगीत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये गांधर्व और गान, गांधर्व और गान। ठीक है, जो गांधर्व है आपका, इसको मार्गी संगीत कहते हैं। ठीक है, मार्गी संगीत। और जो गान है इसको आपका देसी संगीत कहते हैं। अब देखिए, मार्गी संगीत था, यह मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, क्या था? मोक्ष प्राप्ति के लिए था आपका मार्गी संगीत। और जो देसी संगीत था, यह जनमानस के लिए था। ठीक है, मनोरंजन के लिए, जनमानस या कहें आप मनोरंजन के लिए था। तो बस आप यहाँ से समझिएगा, आजकल मार्गी संगीत देखने के लिए नहीं मिलता है। मार्गी संगीत आपका हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन हमें देसी संगीत मिलता है, क्योंकि जो आजकल हम पढ़ते सुनते हैं वो आपका देसी संगीत ही है। तो देसी संगीत को भी आपका यहाँ पर 2 भागों में विभाजित कर दिया, निबद्ध गान, ये निबद्ध और अनिबद्ध। ठीक है, तो जो निबद्ध था ये किस में निबद्ध था? ताल में निबद्ध था। जो अनिबद्ध था ये ताल में नहीं बना था, यानी कि आलाप। तो आलाप के जितनी भी प्रकार आपके अनिबद्ध के अंतर्गत आएंगे, और निबद्ध में आपका जितनी भी गायन शैली है, प्रबंध, ध्रुपद, धमार, ख्याल, तो ये सभी के सभी आपका किस में आएगा? निबद्ध में, गायन शैली। तो अब आप यहाँ से चीज़ों को समझना, जो प्रबंध है ये प्रबंध किस में आएगा? निबद्ध गान के अंतर्गत आएगा। क्लियर? तो देखिए, ये क्या है आपका? ये एक गायन की संरचना है, या नृत्य की शैली है, या वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का ताल है। तो क्या है? आपका गायन की संरचना है, गायन की एक संरचना है, गाने का एक प्रकार है। तो किस में आएगा? आपका निबद्ध गाने के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ों को। आप यहाँ पर डिटेल में देख भी सकते हैं। प्रबंध मध्यकालीन भारतीय संगीत की एक गायन शैली है, यह संगीत की संरचना का मुख्य आधार माना जाता है। ठीक है, जिसमें आपका धातु अंग समन्वय इनका रहता है। अमीर खुसरो ने कौन सी संगीत शैली का विकास किया था, बताइएगा। अब देखिए, मध्यकाल में आप समझते हैं अमीर खुसरो बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं। देखिए क्या हुआ था, एक मैं आपको थोड़ा सा किस्सा सुनाऊं। मुसलमान समुदाय, ठीक है, मुसलमानों का आक्रमण हुआ था मध्य भारत में। ठीक है, मध्यकाल में, जब मध्यकाल में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो वहाँ पर जो हमारा संगीत था, भारतीय संगीत, वो 2 भागों में विभाजित हो गया। क्योंकि जो मुसलमानों का ज़्यादा प्रभाव रहा उत्तर भारत पर रहा, तो उत्तर भारत में जो मुस्लिम था, जो फारसी थे, उनका संगीत यहाँ पर मिलने लगा। क्योंकि मुसलमानों का जो मेन मकसद, मेन फोकस ही था कि हम भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करके अपनी संस्कृति स्थापित करना। तो उनका बहुत बड़ा फोकस रहा भारत की संस्कृति को यहाँ पर ख़त्म करने का। और मुस्लिम जब संस्कृति बढ़ी, उनका प्रभाव उत्तर भारत में था, तो यहाँ पर फ्यूजन हुआ। फ्यूजन आपने सुना होगा, फ्यूजन शब्द। फ्यूजन, जो फ्यूजन था ये आपका उत्तर भारत में देखने के लिए मिलता है। फ्यूजन का मतलब होता है विलय, 2 संगीतों का, 2 प्रकार के संगीत का मिलन। तो उत्तर भारत का संगीत यानी हमारा संगीत, और मुसलमानों का संगीत जिसमें बहुत सारी भाषाएं फारसी वगैरह थी, तो उनका मिलन, तो उत्तर भारत के संगीत को फ्यूजन संगीत के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन इसी जगह पर जो दक्षिण भारत था, उसने अपने आप को सेपरेट किया। संगीत को उन्होंने, जो पुराना संगीत था उसको संजोए रखा, और जो हमारा एक्चुअल में जो संगीत है, भारतीय संगीत, वेदों में संगीत, नाट्य साहित्य में संगीत जो मिलता है, वो एज इट इज आपको दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलता है। बट हमारे यहाँ उत्तर भारत में वो संगीत नहीं है, यहाँ पर फ्यूजन संगीत है। यानी कि हमारा संगीत और कुछ फारसियों का, मुसलमानों का जो विलय वाला संगीत है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके सबसे बड़े
उदाहरण कहें या सबसे बड़े संगीतकार के रूप में अमीर खुसरो को यहाँ पर श्रेय जाता है। इन्होंने ही सर्वाधिक उस संगीत का विलय किया था भारतीय संगीत में। और देखिए इन्होंने नई नई चीज़ें भी खोजी और उसका तो पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने भर दिया था। तो इनका कव्वाली था, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कव्वाली। इन्होंने बहुत सारे गजल तराना इनका आविष्कार किया था, सितार का तबले का इनका भी आविष्कार किया था, बहुत सारे राग ताल। तो आगे हम चीज़ों को इसी प्रकार से देखते चलेंगे। नेक्स्ट, मध्यकालीन संगीत में निबद्ध और अनबद्ध का क्या अर्थ है बताइए। ये अभी मैंने आपको बताया था, निबद्ध और अनबद्ध। वाद्य यंत्रों के प्रकार, रागों के प्रकार, तालबद्ध और तालमुक्त संगीत, गायन शैली। तो आप समझ ही सकते हैं निबद्ध और अनबद्ध। मैंने आपको बताया था निबद्ध आपका तालबद्ध संगीत था, ठीक है, और ये ताल मुक्त संगीत था। इसमें आपके आलाप था, आलाप में आपके सभी के सभी प्रकार, रागालाप, रूप का आलाप, आलाप्ति गान, स्वस्थान नियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे आलाप के जितने प्रकार थे वो आपका निबद्ध में। निबद्ध में आपका प्रबंध, ध्रुपद, धमार, ख्याल, यानी कि जितनी भी गायन शैलियाँ थी वो आपका निबद्ध के अंतर्गत था। तो इसमें तालबद्ध और ताल मुक्त संगीत आपका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, संगीत पारिजात के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिपाल, अहमद अली, अहोबल, पंडित नरहरि। तो देखिए संगीत पारिजात ग्रंथ आपका अहोबल जी के द्वारा लिखा गया था 1650 में। क्लियर, 1650 में आपका लिखा गया था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वीणा के तारों पर, वीणा के तार पर स्वर की स्थापना सबसे पहले किया था, ठीक है, इन्होंने। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए संगीत पारिजात महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका, ठीक है, अहोबल जी ने इसको लिखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कहाँ पर लिखा है। तो देखिए धनबड़, धनबड़ एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने इसको लिखा था और ये पूरा का पूरा इसी जगह का घटना है। तो क्वेश्चन बनता है कि संगीत पारिजात को कहाँ पर लिखा गया था और किसने लिखा था, किस जगह पर लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में नाट्य शास्त्र के बाद संगीत पर सबसे प्रभावशाली ग्रंथ कौन सा है बताइएगा। देखिए नाट्य शास्त्र प्राचीन काल का था, सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रभावशाली ग्रंथ रहा है। उसके बाद मध्यकाल में आपका संगीत रत्नाकर, ये मैंने आपको बताया उत्तर भारत और दक्षिण भारत का आधार ग्रंथ, उत्तर भारत और दक्षिण का आधार ग्रंथ है। क्लियर, तो इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट, रागमाला का मध्यकालीन भारतीय संगीत में क्या महत्व है बताइएगा। रागमाला यह वाद्य यंत्र है, यह चित्रकला और संगीत का संगम है, यह नृत्य की शैली है, यह गायन का प्रकार है। तो बताइएगा रागमाला क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल में भी चीज़ों को लेकर के आया हूँ। रागमाला आपका मध्यकालीन भारत की एक शैली थी जिसमें संगीत के रागों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकला और संगीत का संगम है। क्लियर। नेक्स्ट, तानसेन को किस संगीत शैली में महारत हासिल थी बताइए। तानसेन आपको पता है, तानसेन मध्यकाल के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। अकबर के समय में अकबर के 9 रत्नों में शामिल थी, ठीक है, अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें शामिल थी, ठीक है। और तानसेन के गुरु, क्वेश्चन बनता है तानसेन के गुरु स्वामी हरदास। एक क्वेश्चन और बनता है धर्मगुरु, धर्मगुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस। अब देखिए जो तानसेन जी हैं ये दिल्ली में रहते थे, राजा अकबर के हैं। लेकिन जब इनका मृत्यु हुआ, इनका आखिरी इच्छा था कि जो मेरे गुरु हैं मोहम्मद गौस, उनके यहाँ मुझे दफनाया जाए। तो मोहम्मद गौस का जो मकबरा था, उनकी समाधि थी ग्वालियर में थी। जब तानसेन की मृत्यु हुई तो इनको भी इनके गुरु के पास में ही दफनाया गया था। तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है और वहाँ पर हर साल संगीत समारोह भी होता है। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जो मोहम्मद गौस थे ये मुस्लिम थे, तानसेन हिंदू थे, लेकिन ये क्या चीज़ें थी कि इनका मिलन हुआ। तो ऐसा कहा जाता है
कि तानसेन के जो पिताजी थे उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। तो मोहम्मद गौस एक धर्मगुरु थे मुस्लिम समुदाय के, तो इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, कुछ फल वगैरह दिया, जिससे इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनके पिताजी को वो थे तानसेन। तब से इनके पिताजी ने इनसे बोला था कि आपको किसी भी हालत में मोहम्मद गौस की बात को मानना है, जो वो कहें वो वैसा आपको करना है। तो तब से इनका अटैचमेंट इनसे हो गया और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो तानसेन जी थे ये ध्रुपद गायक थे। ये उस समय पर ध्रुपद बहुत अधिक प्रचलन में था। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत का विभाजन किस काल में हुआ था, बताइए। देखिए, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत का विभाजन प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, उपनिषद, तो मध्यकाल में हुआ था। ये तो आपको पता है, जब मुस्लिम आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का यहाँ पर ज़्यादा वर्चस्व बढ़ने लगा, तो कर्नाटक संगीत अलग हो गया, हिंदुस्तानी संगीत, उत्तर भारत संगीत अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ध्रुपद शैली का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था। देखिए, जो ध्रुपद शैली थी इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था, मंदिरों में, दरबारों में, युद्धों में या गांव में। तो ध्रुपद का सबसे पहले जो प्रयोग था वो मंदिरों में हुआ था, देवालयों में। आप बोलते हैं ना देवालय, यानी कि देवों के घरों में, मंदिरों में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, कितने ताल को 108 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, बताइएगा। भरत मुनि, सारंगदेव, अहोबल, पंडित वेंकटमुखी। देखिए, 108 ताल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सारंगदेव जी से। इन्होंने 2 से 64 रागों का वर्णन किया था, जिसे आपका 10 विध राग वर्गीकरण बोला गया, 10 विध राग वर्गीकरण। ठीक, 10 विध राग वर्गीकरण, जिसमें आपका ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रिया, उपांग, जो आपकी 10 विध राग वर्गीकरण था, इसमें 2 से 64 रागों को इन्होंने रखा था। क्लियर, नेक्स्ट, प्रबंध संगीत का कौन सा अंग है, बताइए। प्रबंध संगीत का कौन सा अंग है। शब्द और स्वर, वाद्य और ताल, स्वर और नृत्य, ताल और गायन। देखिए, इसमें आपका शब्द और स्वर रहते हैं, ताल भी रहता है, तो आपका शब्द और स्वर प्रबंध संगीत का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्यकाल में कव्वाली का प्रमुख उद्देश्य क्या था। कव्वाली का मुख्य उद्देश्य क्या था, मनोरंजन था, आध्यात्मिकता का प्रचार करना था, धार्मिक गीतों का निर्माण करना था, या नृत्य का प्रदर्शन करना था। देखिए, जो कव्वाली था इसमें आपका धार्मिकता का प्रचार करना था। देखिए, मनोरंजन आपका हर संगीत से मनोरंजन होता है, हर संगीत आपका मनोरंजन की दृष्टि से भी बनता है और एक उससे भी बड़ा होता है धार्मिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो जो आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिकता का प्रचार के लिए कव्वाली का यहाँ पर प्रयोग किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, अब देखिए, कव्वाली का उद्देश्य सूफीवाद, भक्ति की भावना को संगीत के माध्यम से प्रचारित करना था। अब एक चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो कव्वाली था, सूफी संत मोहम्मद चिश्ती, आपने नाम सुना होगा, ये भी मुस्लिम थे। इन्होंने सूफी संप्रदाय चलाया था। देखिए, जहाँ पर जो मुस्लिम कलाकार थे, मुस्लिम संगीतकार थे और मुस्लिम राजा थे, वो अपने संगीत को स्थापित करना चाहते थे भारत में, लेकिन जो मोहम्मद चिश्ती थे, इन्होंने जो सूफी संप्रदाय चलाया था, ये इन्होंने पूरा का पूरा धार्मिक रवैये से इसका प्रयोग किया। और ये ऐसा नहीं कि अपना, ये हिंदुओं के लिए, हिंदू के आधार पर इस संगीत को इन्होंने डेवलप किया था और इससे इनसे बहुत अधिक व्यक्ति प्रभावित भी हुए और हिंदू जुड़े भी थे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा था कव्वाली, मोहम्मद चिश्ती के द्वारा, तो इसीलिए इसको आपका धार्मिक आध्यात्म से इसको जोड़ करके देखा जाता है। नेक्स्ट, मिर्जा खुसरो किसके गुरु थे, बताइएगा। मिर्जा खुसरो किसके गुरु थे। तानसेन, बेजू बाबरा, अमीर खुसरो, वेंकटमुखी, बताइएगा। देखिए, जो मिर्जा खुसरो थे, यह आपका अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट, संगीत में गायन को क्या कहा जाता है। संगीत में गायन को क्या कहते हैं। देखिए, संगीत में गायन को गीति बोला जाता है। क्लियर, गीति। मध्यकालीन भारतीय संगीत में गायन को गीति कहा जाता था। मध्यकालीन संगीत में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग होता था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर किस किस को पता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। संस्कृत, फारसी, हिंदी या प्राकृत।
तो देखिए मध्यकाल में क्या था, मध्यकाल में मुस्लिम साम्राज्य था और मुसलमानों का वर्चस्व था, तो उन्होंने अपनी संप्रदाय के लिए अपने आप को बढ़ाने के लिए फारसी भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया था। नेक्स्ट, किसने अष्टताल का आविष्कार किया है बताइएगा? सारंगदेव, अमीर खुसरो, तानसेन, हरिपाल। अष्टताल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अष्टताल आपका अमीर खुसरो के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अष्टताल और कई तालें भी थीं, कई रागें भी थी, इन्होंने बनाई थी। इस ग्रंथ में सप्तक की चर्चा की गई है। नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण, राग तरंगिणी। मध्यकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मध्यकाल में हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो मध्यकाल का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो था आपका संगीत रत्नाकर, ठीक है। उसमें आपका 7 स्वरों की, देखिए चर्चा पहले से होती है यार ये स्वरों की, ये नहीं कहूँगा, लेकिन मध्यकाल में संगीत रत्नाकर में ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। अकबरनामा में संगीत का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था बताइए? अकबरनामा पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई थी? अकबर, अब्बुल फजल, तानसेन या बेजू बाबरा? तो देखिए जो अकबरनामा था आपका अब्बुल फजल जी के द्वारा लिखा गया था। इसमें अकबर के बारे में, संगीत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो अब्बुल फजल ने अकबरनामा में अकबर के दरबार और संगीत का उल्लेख किया है। तो अकबर के दरबार में जो संगीत होता था, जो संगीत था, वो उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है और वहाँ से जानकारी हमें मिलती है अकबर के पूरे दरबार की। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज का हमारा 20 क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आगे इसी प्रकार से डेली क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आपको PDF आने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए आपको कुछ PDF नहीं मिली है कुछ समय से, बट मैं आपको 1-2 दिन में आपका अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको PDF अपडेट हो जाएंगी। आप वो कमेंट करके बोलते हैं सर PDF नहीं दी है, तो आपको मिल जाएगी। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना, क्योंकि आपको पता है इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है। सिर्फ एक क्लिक करना है, 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड से भी कम का काम है, आप लाइक करके ही जाना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।